तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हमने आपको बोला था कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए एक धमाकेदार सेशन की शुरुआत किया जाएगा और जिस प्रकार से आपके साइंस के अंदर कक्षा 10वीं विज्ञान के अंदर टोटल 18 चैप्टर हैं, उस 18 चैप्टर की 18 वीडियो हमारे इस धमाकेदार सेशन में आपको मिलेगी, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत सहायता मिलेगी। और आप इस धमाकेदार सेशन के 18 वीडियो देखने के पश्चात आपके विज्ञान में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे परिचित ना हो। तो प्यारे बच्चों, इस धमाकेदार सेशन के लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप अपना सपोर्ट इस वीडियो में अपना प्यार दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और अपने अच्छे से अच्छे अंक ला सके। तो प्यारे बच्चों, इस जो वीडियो की भाषा होगी वह जैसा कि आप जानते हैं बिल्कुल सहज सरल और आपकी भाषा में होगी। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जो आपका कक्षा 10वीं विज्ञान का पहला पाठ है वह है जीवों का विकास। तो आज के इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत में हम उन जीवों के विकास नामक जो आपका चैप्टर है, उस जीवों के विकास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आइए एकदम सहज सरल और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हल करते हैं। जिस धमाकेदार सेशन वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक पहला, वह क्या है, सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे ही आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें आपको पहला सवाल यही देखने को मिलेगा, सही विकल्प का चयन कीजिए। और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा, प्रत्येक पार्ट। तो पहले का पार्ट नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि पालतू कुत्तों की अधिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी। पालतू कुत्तों की अधिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी। तो देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका प्राकृतिक चयन और एक होता है आपका कृत्रिम चयन। तो देखिए, प्राकृतिक चयन क्या होता है, जिसमें प्रकृति स्वतः ही, यानी उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी न की गई हो। यदि देसी कुत्ता हो तो उससे जो बच्चा हो वह देसी ही हो। अगर देसी टमाटर का बीज हो तो उसका जो फिर से बीज बने, फिर से पेड़ बने, वह क्या हो, एकदम देसी ही हो, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट न हो। यानी प्रकृति में एकदम हमेशा चीजें क्या मिलती हैं, शुद्धतम मिलती हैं, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती। जिसके क्या होता है, जिसे कौन निर्मित करता है, प्रकृति करती है, उसमें मानव कोई भी छेड़खानी नहीं करता। अगला आपका है कृत्रिम चयन। तो जो आपका कृत्रिम चयन है, यह क्या होता है, पूरी तरह से मानव निर्मित होता है। देखिए, पालतू कुत्ते की जो नस्ल है उसमें क्या किया, मानव ने उसके शुक्राणु और अंडाणु के मध्य अलग अलग क्या किया, निषेचन कराया, जिसके फलस्वरूप उसकी जो संतति बनी, उसकी जो संतान बनी, उसमें विभिन्न प्रकार के उसके माता पिता से अलग लक्षण देखने को मिले, जिसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। तो यह चूंकि मानव ने किया, इसलिए कुत्ते का जो नस्ल है, आधुनिक नस्ल है, वह किसका फलस्वरूप है, कृत्रिम चयन के फलस्वरूप है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ब विकल्प में क्या दिया है, कृत्रिम चयन। दो ऑप्शन इसमें और है। यौन चयन, तो यौन चयन कोई चयन होता नहीं है। यौन चयन यानी जैसे आपका यौन के आधार पर, यानी लड़का लड़की लिंग के आधार पर आप कह सकते हैं। कार्य चयन, कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर तो कोई चयन होगा नहीं यहाँ पर। इस प्रकार से इसका प्राकृतिक चयन हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न इसका जो है, इस सेशन का जो दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद चलने, कुत्ते और भेड़ के अग्रपाद चलने और व्हेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए होते हैं। ये किसके उदाहरण हैं? यहां भी दो चीजें होती हैं, एक तो आपका होता है समजात और दूसरा होता है समवृत्त। दूसरा क्या होता है, समवृत्त। तो जैसा कि आप नाम से यहां पे देख रहे हैं कि समवृत्त, वृत्त का मतलब होता है रचना और रचना का मतलब क्या होता है, कार्य। वृत्त का मतलब होता है रचना और रचना का मतलब होता है कार्य। यानी कि जिनके कार्य क्या हो, एक जैसे हो, जिनके कार्य क्या हो, एक जैसे हो। जैसे कुत्ते और भेड़ की जो अगली टांग होती है वह किसमें सहायक होती है, चलने में सहायक होती है। यानी दोनों की कार्य क्या है, एक समान है। दोनों का कार्य क्या है, एक समान है। तो जिसकी बनावट भले ही अलग हो लेकिन कार्य अगर समान हो तो वह लक्षण कैसा लक्षण कहलाता है, समवृत्त लक्षण कहलाता है। और ऐसा लक्षण जिसमें
जिसमें क्या हो, जिसकी जात समान हो, यानी देखने से वह क्या लगता हो, सेम लगता हो, लेकिन कार्य उसमें क्या हो, कार्य अलग हो, कार्य क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और वह क्या होगा, उसकी रचना क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, संरचना। यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं, और जो कि देखने में क्या होना चाहिए, देखने में क्या होना चाहिए, समान। तो अगर समवृत्त नाम से आप स्पष्ट याद रखेंगे, समवृत्त, वृत्त का मतलब रचना, रचना का मतलब कार्य, जो कि कार्य में क्या हो, समान हो, समवृत्त, और जो रचना में, संरचना में, बनावट में जो समान हो, उसे क्या कहते हैं, समजात, एक ही जात का कहते हैं। अब आइए फिर से एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद चलने के लिए, व्हेल के अग्रपाद तैरने के लिए, और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए। यानी कि देखिए, अग्रपाद की ही बात कर रहा है, संरचना अगले पैर की ही बात कर रहा है, लेकिन कार्य सबके अलग अलग हैं। कुछ क्या कर रहे हैं, उड़ने के लिए, तो कुछ तैरने के लिए काम में ले रहे हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं, चलने के लिए काम में ले रहे हैं। यानी उनके कार्य अलग अलग हों। जहां पे कार्य अलग अलग होता है उसे हम क्या कहते हैं, समजात लक्षण कहते हैं। जिसमें कार्य समान हो, कार्य क्या हो, जिसमें समान हो, वह क्या कहलाते हैं, समवृत्त कहलाते हैं। बनावट एक जैसी हो लेकिन कार्य क्या हो, कार्य एक जैसे हो लेकिन बनावट अलग हो, समृद्ध, और जिसके क्या हो, कार्य अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, समजात कहलाते हैं। अब समजात जो है, इसमें भी ऑप्शन नंबर ब में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ब आपका सही हो जाएगा। इस सेशन के अगले क्रम तीसरे सवाल को अगर देखें, तीसरे पार्ट को देखें, तो कह रहा है निम्नलिखित में से समृद्ध संरचनाएं हैं। समृद्ध। अब देखिए, समृद्ध जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके कार्य क्या होंगे, एक जैसे होंगे। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं, आपको उत्तर पता चल जाएगा। पहला है चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। चमगादड़ के पंख क्या करते हैं, उड़ने के काम में आते हैं, और तितली के भी पंख क्या करते हैं, उड़ने के काम में आते हैं। तो इनके कार्य क्या है, एक समान है। कार्य क्या है, एक समान है। कार्य जिसके एक समान होते हैं क्या कहलाते हैं, समृद्ध कहलाते हैं। तो अ ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो। इसके अगले ऑप्शन को भी देख लें, तो कह रहा है प्राण के गिल और मछली के गलफड़। प्राण एक प्रकार का क्या है, आपका पक्षी है, तो उसके गिल जो है उड़ने वगैरह काम में आते होंगे, और मछली के जो गलफड़ हैं क्या करते हैं, सांस लेने के काम में आते हैं। कुकुरबिटा के कांटे और लौकी के तंतु, यह भी क्या है, अलग अलग चीजें हैं। और चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर, चमगादड़ के पंख उड़ेंगे और घोड़े के पैर चलेंगे, तो इसलिए इनका भी कार्य क्या है, अलग अलग है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, समजात। और ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसका जो आपका चौथा नंबर है, चौथा नंबर क्या कह रहा है कि डार्विन का सिद्धांत आधारित है। डार्विन का सिद्धांत आधारित है। देखिए क्या है कि इस पाठ के अंतर्गत जो आपका बीगल का सफर दिया हुआ है, उस बीगल के सफर में डार्विन कहां से कहां तक चले। उस बीगल के सफर में डार्विन इंग्लैंड से चले थे और नीचे नीचे समुद्री मार्ग से कहां पहुंच गए, दक्षिण अमेरिका तक पहुंचे। तो उनका एक सफर था जिसमें उस सफर के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, अवलोकन किया। आइए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकन से, तो बिल्कुल अ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनके जितने भी सिद्धांत हैं वह किस पर आधारित हैं, इनके द्वारा दिए गए अवलोकन पर ही आधारित हैं। इसका अगला विकल्प पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो इस प्रकार से आप पहले के सभी प्रश्नों को हल कर सकते। इसके अंतर्गत जितनी भी बातें थी हमने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिए हैं। अब इसके अंदर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो इसके अंदर कई आपके प्रश्न बन जाएंगे और उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। कब? जब आप कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तब। तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो अगले क्रम में आपका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक इसी प्रकार से आपको परीक्षा में भी दूसरा प्रश्न मिलेगा जिसमें रिक्त स्थानों को आपको क्या करना होगा, भरना होगा। तो इसका जो पहला पार्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति का, वह पहला पार्ट कह रहा है कि जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, क्या कहलाता है? प्रजाति कहलाता है। कैसा प्रजाति? जैविक प्रजाति कहलाता है। देखिए
जैविक प्रजाति क्या होता है कि जितने भी सारे जीवधारी हैं वे क्या करते हैं, आपस में समजातीय क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं। और जो लैंगिक प्रजनन करने में सक्षम होता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है जैविक प्रजातियां कहलाती है। क्योंकि भाई देखिए, प्रजनन के बाद क्या क्या निर्माण होता है, संतति का निर्माण होता है, प्रजाति का निर्माण होता है। तो इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन में भर लेंगे क्या, जैविक प्रजाति। फर्स्ट ऑप्शन में क्या भर लेंगे, जैविक प्रजाति भर लेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका है, प्रश्न संख्या सेकंड है कि फिंचों की चोंच में अंतर उसमें पाई जाने वाली किसको दर्शाता है। देखिए, जब कभी खान पान और वातावरण के कारण किसी भी प्रजाति के अंतर्गत भिन्नताएं पाई जाती हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, विविधता। उसे हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। अब देखिए, फिंज क्या होता है, फिंज जैसे जैसे उसका आवास, रहन सहन, खान पान बदलता जाता है तो उसके शरीर के बनावट में थोड़ी बहुत अंतर दिखाई देती है और थोड़ा बहुत उसमें अंतर देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। अब तीसरा नंबर इसका जो है, तीसरा कह रहा है कि कुछ जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एंटीबायोटिक युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण भी विविधता है, विभिन्नता है। तो इसमें दोनों चीजें आप भर सकते हैं, क्या क्या, विविधता और विविधता या विभिन्नता भी भर सकते हैं। यह विभिन्नता के कारण अलग अलग चीजों में रहने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न संख्या 2 को आप हल कर सकते हैं। देखिए, अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 3 है ना, यहाँ जो प्रश्न संख्या आपका 3 है वह एक पैराग्राफ आपको दिया गया है। उस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको कुछ आंसर्स आपको बताना है। आइए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं और एक एक चीजों को ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि हमारे शरीर के अंदर विशेषकर हमारी आंतों में कई जीवाणु पाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। यह लगभग 20 मिनट में प्रजनन करते हैं। देखिए, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं वे कोशिकाएं जल्दी जल्दी उनका विभाजन होता है, प्रजनन होता है और वे नई कोशिका का निर्माण करती हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रजनन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जब कभी भी आपस में प्रजनन होता है तो उसकी जो संतति बनती है उस संतति में कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ विभिन्नताएं बढ़ती हैं जिनसे इनकी आबादी में काफी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इतने सारे पृथ्वी पर मनुष्य हैं, इतने सारे जीव हैं, लेकिन आपको एक ही जैसे जीव कभी नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी एक ही जैसे इंसान को देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि उनमें हर इंसान में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है और उनकी जो संतति होती है उसमें माता पिता से अलग कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देखते हैं आप कि जैसे कोई भी जैसे अगर बच्चा है तो वह एकदम हूबहू माता पिता पर नहीं जाता, माता और पिता दोनों के लक्षण उसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण उसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं मिलती हैं। देखिए, सारे को अगर एकदम डिटेल में आप पढ़ के समझ लेंगे ना तो आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। आगे कह रहा है कि इस प्रकार बहुत जल्दी उनका क्या हो जाता है, विकास हो जाता है और जब एंटीबायोटिक दवाइयों से जीवाणुओं की कई प्रजातियां क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जैसे ही हमें दिक्कत होती है, तकलीफ होती है तो डॉक्टर हमें क्या देता है, एंटीबायोटिक देता है और उस एंटीबायोटिक को खाते ही कई प्रकार की प्रजातियां उन जीवाणुओं की कोशिकाओं की क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। पर विभिन्नताओं के कारण कोई न कोई प्रजाति बच जाती है जिन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। देखिए, की पॉइंट यहाँ पे यही है कि जो आपका एंटीबायोटिक है वह जीवाणुओं को तो मार देता है, लेकिन बहुत सारे जीवाणु ऐसे हो जाते हैं जो कि उसके अनुकूल हो जाते हैं। जैसे मरो या मारो एक कंसेप्ट इसमें था, पाठ के अंतर्गत हमने लेक्चर क्लास में आपको बताया है कि मरो या मारो, जो अगर आप मरने से बच गए तो आप राज करोगे या तो फिर राम नाम आपका सत्य कर दिया जाएगा। तो जो उसमें कुछ जीवाणु थे वह उस एंटीबायोटिक के अनुकूल हो गए, वह उस एंटीबायोटिक के उपस्थिति में ही रहना सीख गए और जो उस एंटीबायोटिक के उपस्थिति में रहना सीख गए वह क्या हो गए, जीवित रह गए। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई क्या है आपका केवल शाकाहारी है, अब मान लेते हैं बाय द वे कि शाकाहारी चीजें सभी खत्म हो गई तो उसको मांसाहार पर डिपेंड रहना होगा। यदि वह मांसाहार पर रहना सीख लेगा तब तो जीवित रहेगा, वरना भूखों मर जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। इसी कॉन्सेप्ट में आपके जितने सवाल हैं सभी का उत्तर आप आसानी पूर्वक दे लेंगे। आगे कह रहा है इनकी आबादी बढ़ने पे ये एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बन जाते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, उनके अनुकूल रहना सीख लेते हैं। बात
यहाँ पर ये कह रहा है। अब कह रहा है कि इस जानकारी की मदद से निम्नलिखित सवालों का उत्तर दीजिए, जिसका प्रश्न संख्या 1 है। कह रहा है कि जीवाणुओं का विकास प्राकृतिक चयन द्वारा होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर सिंपल सा आप लिखेंगे कि जो जीवाणुओं का क्या होता है, कह रहा है प्रश्न कि जीवाणुओं का विकास प्रकृति चयन द्वारा होता है। देखिए, जो आपका प्रजनन है ना, एक प्रकार का प्राकृतिक चयन है, तो उस प्रजनन के फलस्वरूप उसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी नई संतति का निर्माण होता है, और वह संतति हमारे वातावरण में, हमारे आवास में, हमारे परिवेश में रहने के लिए अनुकूलित हो जाती है। इस प्रकार से हमारे जो आपके जीवाणुओं का विकास है प्रकृति चयन द्वारा ही होता है। उसमें कोई भी, भाई मनुष्य के अंदर जो भी उन लोग प्रजनन कर रहे हैं उसके अंदर मनुष्य तो खिलवाड़ नहीं कर सकता, मनुष्य तो उनके प्रजनन में कोई भागीदारी नहीं करता ना, तो वह एक प्राकृतिक देन है, उसमें मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती, और उसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में विकास देखने को मिलता है। स्क्रीन पर आपका प्रश्न उत्तर आ रहा है, आप उसके उत्तर को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला आपका है कि किस प्रक्रिया के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो प्रजनन प्रक्रियाएं के दौरान, किस प्रक्रिया के दौरान, जब प्रजनन होता है तो माता और पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, और उस प्रकार से उनमें दोनों के गुण आ जाते हैं, यानी उसमें विभिन्नताएं देखना। किसी एक के गुण आते तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर पिता के गुण आते तो केवल बच्चे में पिता का गुण होता, और अगर माता के गुण आते तो केवल बच्चे में किसका गुण होता, माता का गुण होता। लेकिन बच्चे में माता और पिता से अलग भी गुण होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। तो यह किसकी प्रक्रिया के दौरान होता है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान। तो आप इसका उत्तर लिख लेंगे, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अगला है विकास में विभिन्नताओं की क्या भूमिका होती है। देखिए, जब प्रजनन किया जाता है ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी विभिन्नताएं क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। प्रजनन के दौरान किसी भी जीव की जो विभिन्नताएं होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, और इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर, हमारे जीवों के अंदर क्या होता है, विकास होता है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला है कि विकास की प्रक्रिया धीमी भी हो सकती है और जल्दी भी हो सकती है। इस कथन के अनुसार धीमी और तेज गति से होने वाली प्रक्रिया का एक एक उदाहरण दीजिए। जैसे आपने सुना है कि जो आदि मानव होता था उसकी एक लंबी सी पूंछ हुआ करती थी, लेकिन आज के मनुष्यों में पूंछ नहीं होती। तो क्या हुआ उसके साथ साथ कि जैसे उसके पूंछों की आवश्यकता खत्म होती गई, वह पूंछ धीरे धीरे क्या होती गई, लुप्त होती गई, और आज पूरी तरह से क्या हो गई, लुप्त हो गई। तो जो मनुष्य में जो पूंछ दिखाई देती थी, उस पूंछ का लुप्त हो जाना यह एक धीमी प्रक्रिया है। और तेजी से चलने वाली प्रक्रिया, जैसे कि आपने सुना कि जीवों के अंदर जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है अत्यंत तीव्र गति से होती है, और उस प्रजनन के दौरान नई संतति का क्या होता है, विकास होता है। तो पहला उदाहरण कि मनुष्य के पूंछ का खत्म हो जाना, और दूसरा एग्जाम्पल कि प्रजनन के द्वारा जीवाणुओं का या जीवों की नई संतति का निर्माण होना, यह क्या है, एक तीव्र गति से होने वाला विकास है। अगला है, कह रहा है कि क्या जीवाणुओं की ज्यादा अनुकूलित प्रजाति एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बन जाती है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, जब हम एंटीबायोटिक की टेबलेट खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, एंटीबायोटिक का प्रभाव हो जाता है। अब उस प्रभाव के अंतर्गत यदि सभी कोशिकाएं, सभी जीवाणु अगर मर जाएं तो हमारा शरीर तो क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। तो उसमें से अधिक जो जीवाणु हैं वह उसी एंटीबायोटिक में ही रहना, अपने आप को उसमें रहने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातियां उसमें क्या होती हैं, बच जाती है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में दो अंतर लिखिए। तो नंबर 1, प्राकृतिक चयन जो है प्रकृति द्वारा स्वतः ही होने वाली प्रक्रियाएं हैं, और कृत्रिम चयन क्या है, मानव के द्वारा होने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया है कि मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के आधार पर जीवों में परिवर्तन क्या कहलाता है, कृत्रिम चयन कहलाता है। और प्रकृति द्वारा जो जीवों के लक्षणों में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, प्राकृतिक चयन कहलाता है। पहला हैं, और भी चाहे तो आप इसको समझ सकते हैं अपने भाषा में।
बिल्कुल आप अपनी भाषा में इसके उत्तर को लिख सकते हैं। जैसे आप खुद से समझिए कि जो कृत्रिम चयन है उसको मनुष्य क्या कर रहा है, खुद से लक्षणों का निर्धारित कर रहा है। तो वह जितने लक्षण चाहेगा उतने लक्षण उस संतति में क्या कर पाएगा, भेज पाएगा। इसलिए जो कृत्रिम चयन है वह उसमें ज्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं और जो प्रकृति चयन है उसमें भिन्नताएं अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप चौथे प्रश्न को कर सकते हैं। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या जो आपका 5 है, प्रश्न संख्या जो आपका अगले क्रम में 5 है, कह रहा है कि डार्विन और वेलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है। तो जो आपके डार्विन के द्वारा प्रतिपादित जीवों का सिद्धांत था उसमें मुख्य रूप से एक ही नारा था, क्या, मारो या मरो। अगर आप मार सकते हो तो मारकर जिंदा रहो या तो फिर मर जाओ। भाई क्या था कि उस टाइम एक विशेष प्रकार की परंपरा उनको देखने को मिली, किसके अंदर, समुद्र के अंदर। जो बड़े जीव थे, जो विशाल जीव थे, जो मजबूत थे, वे क्या करते थे, कमजोरों को मार देते थे और अपने क्या करते थे, बच जाते थे। भाई अपने भोजन के लिए उसको किसी न किसी को मारना पड़ेगा ना, कुछ न कुछ खाना पड़ेगा ना। तो मरो या मारो के आधार पर उन्होंने अपना क्या किया, सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 5 के उत्तर को लिख। अब अगला प्रश्न संख्या 6 है, कह रहा है कि जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या थे। तो जीवों के सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु थे वह क्या था, प्रजनन। प्रजनन के द्वारा हमें क्या देखने को मिलती थी, अब प्रजनन के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के जीवों की संतति में विभिन्नताएं देखने को मिलती थी, जो कि पुराने पीढ़ी से क्या थी, अलग थी, और पुराने पीढ़ी से उसमें ज्यादा हमें भिन्नता देखने को मिलती थी। तो जीवों के विकास का जो सिद्धांत है उसमें प्रमुख बिंदु क्या थी, प्रजनन के आधार पर जीवों में विविधता। प्रजनन के आधार पर जीवों में विविधता, जिसके आधार पर जो नई संतति, जो पुराने संतति के द्वारा जो नई संतति बनती थी उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में भिन्नता देखने को मिलती थी। तो आप प्रश्न संख्या 6 के उत्तर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका थी। देखिए चयन क्या है, जैसे आपकी जो पूर्ववर्ती जीव हैं, जो पुराने जीव हैं, उनके द्वारा नए संतति का विकास, श्रेष्ठ संतति का विकास क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। और अनुकूलन किसी भी संतति का, जैसे जो भी संतति, जो भी संतान हुआ, उस संतान का नए आवास, नए वातावरण में ढल जाना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। तो चयन के द्वारा हमें क्या मिलती है, श्रेष्ठ संतति देखने को मिलती है, विविधता, संततियों में विविधता देखने को मिलती है चयन के अनुसार। और किसी भी संतति का एक उनके आवास के रूप में क्या करना, ढल जाना, क्या कहलाता है, आपका अनुकूलन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 2 के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।